गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप इस चैनल को हमेशा शेयर करते हो, सब्सक्राइब करवाते हो और लाइक करते हो, और हमारा जो लाइव सेशन चलता है उसमें आप पूरे अटेंड रहते हो। तो हमारा जो कल बात चल रही थी, कल किसी कारणवश राजस्थान हिस्ट्री में क्लास हुई नहीं, सॉरी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास हुई नहीं थी। तो आज राजस्थान एंड आर्ट की क्लास होगी, वो 8:15 पे आपको लाइव सेशन डाल दी जाएगी। आप ये क्लास खत्म होने के बाद जस्ट उसके 8:15 पर हमारा जो आर्ट एंड कल्चर की क्लास वो भी शुरू कर दी जाएगी। तो बात करें हम राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में हमारा जो चौहान वंश समाप्त हो गया, मेवाड़ का जो शासन है वो हमारा कंप्लीट हो गया, मारवाड़ का शासन कंप्लीट हो गया। अब हमारा जब सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा रहा है, ऐसा तो बीकानेर का भी है, जैसलमेर का बाटी चौहान वंश भी है, भरतपुर के जाट वंश भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा इतिहास है जो मतलब काफी इम्पोर्टेंस अपने आप में महत्व भी रखते हैं, ठीक है, वो इतिहास है आमेर का इतिहास, कच्छाओं का इतिहास। मतलब आमेर का इतिहास कहो, कच्छाओं का इतिहास कहो या जयपुर का इतिहास कहो, एक ही बात है। तो आज हम शुरू करने से पहले, आज इस वीडियो पर आप पहली बार हो इस चैनल पर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करने की कोशिश करना। और यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना। तो बिना वक्त गवाए आज हम शुरू करें हमारा नए आज का अध्याय, जिसमें हम बात करें आमेर का इतिहास। आमेर, इसी को कच्छावा, इसी को हम कह सकते हैं जयपुर का इतिहास, ठीक है ना। आमेर कहां पर है? जयपुर में ही है। और किससे बात करेंगे हम? कच्छावा वंश की, ठीक है। अब कच्छावा वंश वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास है आज, ठीक है। हंसते खेलते मजे करते हुए पढ़ेंगे आराम से, कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेने का। जहां तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। और भी कोई भी प्रकार की जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे सोशल मीडिया के, उससे आप जुड़ जाओ और हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। आमेर, कच्छावा और जयपुर का इतिहास, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये हमारा राजस्थान, और बात कहां करेंगे? जयपुर की, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले एक शासक आता है, नरु शासक आता है, नरु नाम का एक व्यक्ति आता है, ठीक है ना, जो 826 ईस्वी में नरवर की स्थापना करता है। नरवर स्थान है, उसकी स्थापना करता है, ठीक है ना। और इस नरु का पुत्र है, वो है ढोला। अरे ढोला वेवाड़ा नहीं, ढोला नाम है, फिर वेवाड़ा समझ जाओ, क्योंकि आज टाइम वो ज्यादा प्रचलित है। आपने सुनी होगी ढोला मारू की कहानी, तो तस्वीरें देखी होगी आपने। ढोला, और ढोला के साथ साथ हम बात करेंगे मारू की। मारू का है हमारे जैसलमेर मारवाड़ के। जब कहा जाता है इनका हो गया क्या? बाल विवाह। क्या हो जाता है? बाल विवाह। किसका? ढोला और मारू का। जब विवाह था तो उस समय ढोला की उम्र थी 3 वर्ष और मारू की उम्र थी, मतलब इनसे आधी, 1/1/2 यानी 1.5 वर्ष। अब समय आगे निकलता गया, ढोला जी बन गया शासक, राजा बन गया और भी रानियां होगी अरे, ठीक है ना। लेकिन इनके तो मजे ही मजे, रानियां हो, शादी हो गई, रानियां 3-4 जो जितने भी हैं, लेकिन यहाँ मारू कर रहे हैं इंतजार। किसका? ढोला का। तेरे इंतजार में मुझे तेरी याद सताए। इनको याद सताती है किसकी? ढोला की। लेकिन यहाँ ढोला तो अपने मौज मस्ती में ही जुटा हुआ है, मैसेज वगैरह करती है, लेकिन जो रानी होती है वो इनको क्यों कर देती है? ब्लॉक। फिर एक मैसेजर भेजते हैं, 4 मैसेजर यहाँ से मैसेजर आते हैं, ठीक है ना। और रानी को पता चलता है कि मारू ने मैसेजर भेजे, उनको इस मतलब किले के अंतर्गत नहीं आने देते हैं, महल के अंतर्गत। वो रात भर खड़े रहते हैं,
और ये दृश्य है। ढोला को जब पता चलता है तो ढोला सुबह उनको बुलाता है, पूछता है भाई क्या समस्या क्या है। तो इन्होंने कहा कि महाराज आपकी बचपन में जो शादी हुई है वो वहां हुई है मारू, और वो आपका बेसब्री से इंतजार करती है। इस बात का पता चलता है ढोला को, और ढोला यहाँ से सीधा रवाना होकर आ जाता है यहाँ मारू को लेने के लिए, ठीक है ना। सीधा आ जाता है फ्लाइट लेके और मारू को लेके चले जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक था। यहाँ जो ये कहानी है ढोला मारू की, ये मारवाड़ के क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। आपको ऊंट पर बैठे हुए महिला पुरुष के जो चित्र दिखते हैं वो ढोला मारू का एक चित्र प्रदर्शित किया गया है। अब इसी ढोला के वंशज, एक वंशज आता है जिसका नाम है तेजकरण, और इसको ये कहते हैं दुल्ला राय। अब दुल्ला राय क्यों कहा जाता है? एक क्षेत्र है दोसा, इस दोसा में एक साइड है चौहान वंश और एक साइड है बड़ गुर्जर। अब एक दूसरे हैं तो जाहिर सी बात है झगड़ा तो होगा। तो इन चौहानों ने सोचा कि क्यों ना इस तेजकरण को हम बना दे क्या दुल्ला, दुल्ला बनेंगे तो चौहानों की बेटी इनको देने होगी। तो विवाह हो जाता है यहाँ चौहानों के यहाँ पर, और ये जो आधा क्षेत्र है दोसा का ये इनको दे देते हैं, और फिर बड़ गुर्जर पर इस मतलब अधिकार कर लेते हैं दोनों मिलकर, ठीक है ना। यहां से अधिकार करने के बाद ये चला जाता है एक मांझी छात्र है मांझी। कौन सा क्षेत्र है? मांझी। मांझी में कौन? तेजकरण। तेजकरण इनके ऊपर यहाँ करते हैं शासक कौन? मीणा। कौन शासन करते हैं? मीणा। मीणा पर करता है क्या? आक्रमण। आक्रमण करता है और कहा जाता है ये हो जाता है क्या? घायल, ठीक है। घायल हो जाता है उस समय एक महिला आती है, महिला का नाम है बुडवाई माता। बुडवाई माता ये इसकी मदद करती है और ये युद्ध जीत जाता है, ठीक है ना। तब मांझी का नाम परिवर्तन करते थे रामगढ़, ठीक है। मांझी का नाम परिवर्तन करके क्या करते थे? रामगढ़, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गई। जब ये युद्ध जीतता है तब इसको कहते हैं कि देवी आपने मेरी मदद की है। तो देवी ने कहा भाई एक मेरा बना दे मंदिर, ठीक है ना। तो मंदिर बनाता है और इस माता का नाम हम कहते हैं जमवाई माता के नाम से जाने जाते हैं, जमवाई माता, ठीक है ना। और ये इस कच्छावा वंश का संस्थापक कहलाता है। क्या कहलाता है? संस्थापक। कौन? तेजकरण, ठीक है ना। जमवाई माता का मंदिर बनाता है तो ये होगी इनकी क्या? कुल देवी। कुल देवी। कच्छावा वंश की कुल देवी कौन है? जमवाई माता। और इनकी जो आराध्य देवी वो कौन है? शीतला माता। वो आगे मानसिंह के समय उसकी स्थापना होगी। जब मानसिंह की बात करेंगे तब हम बात इस पर कर लेंगे, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया तो ठोक दो, लाइक ठोक दो और शेयर कर दो इसको फटाफट, ठीक है ना। किसी भी बात का संकोच मत रखो और इसको ठोक दो। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। और फिर कहा जाता है कि ये मतलब कच्छावा क्यों कहला जाता है? कहा जाता है कि भगवान राम, राम क्या थे? सूर्यवंशी, और राम का पुत्र है, एक का नाम है लव और एक का नाम है कुश। तो ये अपने आप को क्या कहते हैं? कुश के वंशज कहलाते हैं, इसलिए ये कहलाए कुश से कच्छावा। जब राम सूर्यवंशी है तो कुश भी सूर्यवंशी होगा और इसके वंशज है वो भी सूर्यवंशी होंगे। तो कच्छावा क्या है? सूर्यवंशी। आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, आमेर के जो कच्छावा है वो किस वंश से, मतलब किस वंश से है? तो वो है सूर्यवंशी से संबंधित, और कुश के वंशज माने जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब तेजकरण का पुत्र आता है कौन? कोकिल देव। कौन आता है? कोकिल देव।
इसने आमेर के मेढ़ों पर आक्रमण किया था। आमेर के मेढ़ों पर आक्रमण, यानी इन मतलब कछुओं से पहले आमेर पर मेढ़ों का अधिकार था। मेढ़ों के बाद बड़ गुजरों का, पहले बड़ गुजर फिर मेढ़ा आते हैं। मेढ़ों पर आक्रमण कौन करता है? कोकिल देव। और आमेर को जीत लिया जाता है। वह इसी को बनाते हैं क्या? राजधानी। ठीक है ना। ये आमेर सबसे लंबी राजधानी रही थी इस वंश की। ठीक है ना। जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था उस समय भी आमेर राजधानी थी। एकीकरण था उस समय जयपुर को राजधानी बनाया गया। तो ये राजधानी कब बनी थी? 1207 ईस्वी में। कब बनी? 1207 ईस्वी में। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर एक और शासक आता है, उस शासक का नाम क्या है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के समय होते हैं खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करता है। कौन? पृथ्वीराज अपने 12 पुत्रों के साथ। ठीक है ना। और लड़ता हुआ मारा जाता है। लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है। अब खानवा के युद्ध समय, उस समय कौन आक्रमण किसके किसके मध्य युद्ध होगा? राणा सांगा और बाबर के मध्य। ठीक है ना। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज है जो इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर एक शासक और आता है जिसका नाम है रतन सिंह। क्या नाम आता है? रतन सिंह। आपको क्लास समझ में तो आ रही है ना? कल सर के सर बड़ा बड़ा लिखो। अरे सर पूरी आप कोशिश करें बड़ा बड़ा लिखने का, आप टेंशन मत लो, बस आप लिखता रहो, बस पढ़ता रहो। अब आता है शासक, आता है कौन? रतन सिंह। ठीक है। और इसके समय शेरशाह सूरी आते हैं। शेरशाह सूरी कब आता है? 1544 की बात है ये। ठीक है। और ये रतन सिंह इसकी क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है। अब हमारा जो जयपुर का जो इतिहास शुरू होगा, स्वर्णिम इतिहास, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाने वाला इतिहास है, वो अब शुरू होने जा रहा है। ठीक है ना। यहां तक तो मतलब इतनी कोई खास घटना थी नहीं। ठीक है ना। लेकिन अब हमारा जो इतिहास जो वास्तव में शुरू होने वाला है, उसको आप अच्छे से, उसको आप इंडिया हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं और राजस्थान हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है तो आगे शुरू कर दें? बिल्कुल कर दें सर। अब हमारा जो नेक्स्ट शासक आएगा भारमल। ठीक है ना। और ये भारमल शासक बनता है 1547 से लेकर 1573 तक। आपको याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947। और भारमल कब शासक बनता है? 1547। ठीक है ना। और कब शासन करता है? तो लास्ट हमारा 7 है, 7 लिख दिया और 4 में से 1 दिन गया। ठीक है ना। ये मतलब एक ट्रिक बना सकते हो आप। ठीक है ना। भारमल जिस समय राजा बना था उस समय जो मीणाओं से परेशान था, ये मीणाओं से परेशान, आर्थिक ग्रे क्लैश भी चल रहा था इनका। आर्थिक ग्रे क्लैश भी चल रहा था किस समय? भारमल के समय। तो इन सभी परेशानियों से जूझते हुए भारमल ने एक मतलब तरकीब बनी थी। उस समय जो शासक था दिल्ली का, इसको क्या क्या कहते हैं? बिहारी सत्य। भारमल को क्या कहते हैं? एक नाम है इसकी उपाधि है बिहारी मल भी कहते हैं इसको, बिहारी मल। ठीक है ना। और इस समय दिल्ली का जो शासक होता है, दिल्ली का शासक वो होता है अकबर। मतलब बहुत ही कम उम्र में, कहा जाता है 12-13 साल की उम्र में ये शासन का मतलब राजगद्दी पर बैठ जाता है। और बैराम खान इनका क्या होता है? संस्थापक।
अकबर का जो वास्तविक शासनकाल है वो 1562 से शुरू होता है, ठीक है ना, क्योंकि 1560 तक तो ये चलता है किसके, बैराम खान के नेतृत्व में। 2 साल जो मतलब अपनी जो दाई माता है उनके अधीन चलता है, ठीक है ना, और उसको कहते हैं कि पेटीकोट की सरकार भी कह सकते हैं। तो अकबर का वास्तविक जो अपना खुद का वर्चस्व कब हुआ था, 1562 में, ठीक है। और जो बारमल है वो शासक कब बन जाता है, 1547 में। अब इस ग्रे क्लेस से परेशान होकर बारमल जाता है कहां, अकबर के पास एक बार मिलने जाता है, ठीक है ना। अब अकबर से सीधा मिलने तो जाएगा नहीं, क्योंकि अकबर दिल्ली का पास है, ठीक है, और एक व्यक्ति को लेकर जाता है साथ में, मजनू खां। मजनू खां के सहयोग से मिलता है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम बारमल जाता है, अकबर मजनू खां की सहायता से, मतलब उनका सपोर्ट है कि भाई तुम हमारे हाथ डाल, ठीक है भाई, दिल्ली तो मोटा पास है, मैंने जाने या नहीं जाने, क्योंकि उस समय बहुत सारे राजा थे, ठीक है ना। तो अकबर उस समय कोई बड़ा था नहीं, छोटा था, ठीक है ना, बैराम खां के नेतृत्व में शासन कर रहा था, ठीक है ना। अकबर ने मतलब इस चीज पर एक गहन अध्ययन किया था कि अपने जो वंशज है उनको पढ़ा था कि आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से जो मेरे वंशज इस समय टिक नहीं पाए। इसका पिता हुमायूं, वो भी लड़खड़ाते हुए मारा गया, जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंतिम में भी लड़खड़ाता हुआ मारा गया। फिर इसने कहा था, इसका जो दादा था वो बाबर, वो भी 3-4 युद्ध, 26 में, 27 में, 28, 29 में युद्ध किए, 4 युद्ध किए और 30 में खुद की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो इसने कहा था कि आखिर वजह क्या है शासन सही ढंग से चलने की, तो उन्होंने कहा कि आसपास के राजाओं का जो सहयोग नहीं मिलता है, तो उसने एक मतलब एक नीति अपनाई थी। सबसे पहले दोस्ती की, फिर वैवाहिक संबंध, और इनसे भी नहीं मानता है तब करता है आक्रमण। ये 4 नीति अपनाई थी कि पहले तो मतलब दोस्ती, जो स्वेच्छा से इसके दरबार में आना चाहते हैं उसका वेलकम है, और जो चाहते हैं कि भाई इनके साथ वैवाहिक संबंध हो वो वैवाहिक संबंध कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये बात नहीं माने फिर आक्रमण करने की योजना बनाता था। और अकबर के समय मतलब संपूर्ण भारत में अधिकांश जो राजा थे वो इनके मतलब दरबार में आ गए, ठीक है, एक मारवाड़ मेवाड़ को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी राजस्थान के अधिकांश राजा आ चुके थे, ठीक है। फिर इसी नीति का उल्टा किसने किया था, औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने इस नीति का उल्टा किया था और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, क्योंकि औरंगजेब मतलब ऐसे ऐसे मतलब हिंदुओं पे कर लगाए थे, मंदिर तोड़ो अभियान चलाए थे, जिसकी वजह से हिंदू शासक थे वो इससे नाराज हो गए थे, और इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो ब्लॉक होने शुरू हो गई, तब जाके मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। तो मजनू का के सहयोग से मिलता है कौन, बारमल, ठीक है ना। फिर कहा जाता है कि वहां ठीक है मेल मिलाप हुआ, बातचीत हुई, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं निकला। एक बार क्या हुआ था, अजमेर मतलब अकबर फिर आता है कहां, अजमेर जियारत करने के लिए। कहां आता है, अजमेर। अजमेर कहां, किसकी, ख्वाजा साहब की दरगाह पर, ठीक है। ये है अकबर और यह है बारमल। बारमल ये यहां से रवाना होता है, ये हमारा राजस्थान, ठीक है ना, और यह है अजमेर। अजमेर आता है किस लिए, जियारत करने, ठीक है, और आके रुकता है कहां, सांगानेर। कहां रुकता है, सांगानेर, ठीक है ना। सांगानेर रुकता है तो वहां एक उस समय मतलब बारमल से मिलने जाता है चकत खाई, चकताई खां के नेतृत्व में, मतलब चकताई खां को साथ में लेके जाता है, और बारमल से क्या होता है, वहां पर मिलन होता है, और बारमल अपनी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करता है, स्वीकार करता है, कौन, बारमल।
तो बारमल अधीनता स्वीकार करता तो ये मतलब पहला व्यक्ति, आमेर का प्रथम शासक, आमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। यानी आमेर का प्रथम शासक कौन है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो था कौन? बारमल। ठीक है ना? टाइम ठीक है। फिर चलो अधीनता स्वीकार हो गई, फिर एक बात और आती है कि इसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध रखे थे। इसने अपनी पुत्री जोधा का विवाह अकबर के साथ किया था, जिससे खुसरो का जन्म हुआ था। खुसरो का जन्म हुआ। ठीक है ना? तो किसके साथ होता है विवाह? जोधा भाई है इसका नाम, हरका भाई। ठीक है ना? यहां तक हो जाता है। अब खुसरो और एक खुरम दोनों अलग है। ठीक है ना? सलीम इसका भाई था। ठीक है ना? और सलीम का पुत्र था खुरम। ठीक है ना? और खुरम जो इतिहास में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जो सलीम था वो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो प्रथम मुगल राजपूत विवाह, मुगल राजपूत विवाह, यानी ये जो विवाह था प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। किसके समय? बारमल के समय। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि प्रथम मुगल विवाह किस किस के मध्य हुआ था? तो जोधा भाई और अकबर के। लेकिन इतिहासकार इसमें भी अलग अलग बताते हैं। कोई इतिहासकार बताता है कि बारमल की ज्येष्ठ पुत्री थी, कोई इतिहासकार इसका नाम दूसरा बताता है, कोई इतिहासकार बताता है कि मतलब ये विवाह हुआ ही नहीं है। ठीक है? कोई इतिहासकार ये बताता है कि बारमल दूरगामी परिणाम मतलब जानता था, तो दूरदर्शिता का परिचय दिया था, क्योंकि इस बारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो आमेर पर कभी भी मुगलों का आक्रमण नहीं हुआ था। तो ये मतलब दूरगामी अपने मतलब नुकसान से बच गया। ठीक है ना? ये सारी बातें हमें बताते हैं। अब मुगलों के साथ ये हुआ था। ठीक है ना? तब बारमल को राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि व 5000 मनसबदारी भेंट की थी। किसको? बारमल को। देखो मनसब है ना, 10 से लेके 10,000 तक था मनसब। ठीक है ना? और शाहजहां के समय ये घटकर 9,000 तक हो गया। ठीक है ना? आपको याद रखना है मनसब 10 से लेकर 10। मनसब क्या था कि जैसे तो 5000 मनसबदारी है, तो आपके पास 5000 सैनिक होते थे, उसका आपको नेतृत्व होता था। ठीक है ना? अब बारमल से मतलब संधि जब सोचा से अधीनता स्वीकार की थी, तब अकबर ने कहा था कि आपके जो भी 1000-2000 सैनिक है वो हमारे मतलब दिल्ली में भेज दो, और आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के समक्ष आपको युद्ध करने के लिए भेज दिया जाएगा तो आप मना नहीं करोगे। ठीक है ना? तो ये हुई थी उनकी ओर से। ठीक है? अब एक कस्बा भी बसाता है बारमल, लावरा कस्बा, लावरा कस्बा। ठीक है ना? ये एक स्थान पर मतलब एक कस्बा बसाता है कौन? बारमल। तो बारमल आप ये समझ में आ गई बारमल तक सारी बात। ठीक है ना? अब इसमें अधिकांश जो इतिहासकार है वो अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन ये एक लेवल थोड़ा आरएस से बढ़कर लेवल हो जाएगा। आपको यदि आरएस मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा तभी आपको इतना डिटेल से पूछा जाएगा कि किस इतिहासकार ने बारमल को क्या कहा था जब बारमल ने मतलब मुगल राजपूतों के जो संबंध हुए थे, सबसे पहला विवाह हुआ था, उसकी डिटेल आपको वहां देनी होगी। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो बारमल हो गया।
अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे मानसिंह पर। किसके ऊपर? मानसिंह के ऊपर। ठीक है, तो मानसिंह इसको कहते हैं मानसिंह फर्स्ट। ठीक है, मानसिंह नहीं, इससे बात करेंगे हम भगवान दास के पहले। ठीक है ना, और बारमल में भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है, बारमल के कहने पर ही 1570 में नागौर दरबार, जो नागौर दरबार लगा था ना, नागौर दरबार आपने याद है मारवाड़ के इतिहास में हमने पढ़ा था। नागौर के दरबार में राव चंद्रसेन आया था, लेकिन उसने बिना अधीनता स्वीकार किए वो वापस चला गया था। ठीक है ना, और नागौर दरबार में बूंदी का सुरजनहट आया था। ठीक है, जैसलमेर से हर्राई पाटी आया था, बीकानेर से कल्याण सिंह आया था। ठीक है ना, ये तीनों आए थे और उस समय अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कब की थी? नागौर के दरबार में। और नागौर के दरबार में मारवाड़ से कौन था? वहां राम सिंह और उदय सिंह पहले से ही मौजूद है। तो कहीं ना कहीं नागौर दरबार लगाने के पीछे बारमल का ही हाथ है, क्योंकि बारमल ने उस समय मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो अन्य राजा इसको घृणा की दृष्टि से देखते थे। तो इसलिए इसने सोचा कि क्यों ना मैं और राजाओं को अपनी ओर मिला लूं, ताकि मेरे ऊपर किसी प्रकार का ये कलंक नहीं लगे। ठीक है ना, तो नागौर दरबार के पीछे प्रमुख रूप से हाथ किसका था? बारमल का था। अब बात करते हैं बारमल के पुत्र भगवान दास की। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो सर। अब बात करेंगे हम आगे भगवान दास। ठीक है ना, ये शासन कब करता है? 1573 से 1599 तक भगवान दास। ठीक है ना, 1573 से 1589 ईस्वी तक इसको प्रथम बार 5000 मनसबदारी मिली थी। ठीक है ना, जब बारमल ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, तब अपने पुत्र को मुगलों के दरबार में भेजा था। उसमें वहां कौन कौन गया था? भगवान दास गया था। भगवान थे, भगवंत 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 है, भगवान दास ने भगवंत है। ठीक है ना, तो प्रथम बार 5000 मनसबदारी किसे दी गई थी? भगवान दास को दी गई। ठीक है ना, और अकबर के 9 रत्नों में शामिल किया गया था इसको। अकबर के 9 रत्नों में शामिल किया गया। और भगवान दास के संबंध में आपने वेरी इंपोर्टेंट बात पढ़ी कि मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे अभियान के तहत गए थे। अभियान के तहत पहला अभियान कौन गया था? दूसरा अभियान मानसिंह, तीसरा भगवान दास। पहला अभियान बताओ, मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है। पहला अभियान कौन, मतलब कौन लेकर गया था? जो मुस्लिम व्यक्ति था, उसका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट करते रहो फटाफट आप। ठीक है, कि सर हाँ, प्रताप को समझाने के लिए पहला अभियान वो लेके गया था। दूसरा मैंने आपको बता दिया मानसिंह। अब बेटे से बात नहीं बनी तो पिता गया था, क्योंकि मानसिंह का पिता है भगवान दास। ठीक है ना, आज हमने पढ़ा था आमेर के इतिहास में, शुरू किया था हमने। ठीक है ना, और आमेर के इतिहास में जो वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर हमने आज आपको बताया। ठीक है, कि जो इस कच्छा वंश का संस्थापक कौन है? वो है तेजकर्ण या दुल्ले राय। ठीक है ना, कैसे उसने दोसा पर आक्रमण किया था, उसकी कुल देवी कौन थी? ठीक है ना, जम्बाई माता, और भी बहुत सारी बातें हमने की थी। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो कल
आमेर के इतिहास को हम लगभग पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और साथ ही हमारी जो नेक्स्ट क्लास 8:15 पर राजस्थान की सबसे इंपोर्टेंट लोक देवताओं की लेके आ रहा हूँ, वो लाइव सेशन होगी। आप 8:15 पर आप आ जाना, आपके पास नोटिफिकेशन आते ही, ठीक है। और बड़ी मजे से वो क्लास है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।